जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं एक नया ही टॉपिक्स लेके आया हूँ। ये जियोग्राफी का टॉपिक है जिसके अंतर्गत बच्चों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैंने सोचा है कि क्यों ना इस टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए और आपको चीज़ें समझाया जाए, क्योंकि मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बच्चों को मैं ये टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ। उन बच्चों के लिए एक बार ये रिवीजन का कार्य होगा और जो बच्चे नए जुड़ेंगे उन्हें ये अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैं कैसे समझा रहा हूँ। आपको बस वैसे ही चीज़ों को याद करना है, ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं जाना है। मेन कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। तो चलिए अब बताऊं कि ये टॉपिक्स क्या है। तो आज मैं जो जियोग्राफी का एक टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ओशियन करेंट है ना, यानी समुद्रीय जो धारा है, समुद्र है, समुद्र के अंदर जो चलने वाली धाराएं हैं। आज हम उन सभी धाराओं की बात करेंगे कि कौन सी धारा किधर चलती है, किस दिशा में चलती है, उन धाराओं का नाम क्या है, ये मैं डिटेल्स के साथ आपको समझाऊंगा। लेकिन इसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि टोटल ओशियन हैं कितने, समुद्र हैं कितने। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि टोटल समुद्र तो कहा जाता है, वैसे आपने बहुत सारे बुक्स में देखा होगा कि टोटल 5 समुद्र है, टोटल है ना 5 ओशियन है, 5 महासागर है। कौन कौन सा है मैं ये भी बताता हूं और कौन सा इसमें से महासागर नहीं है ये भी मैं आपको चीजें समझाऊंगा। देखिए आपने जो बुक में पढ़ा होगा कि पहला सबसे बड़ा जो महासागर है वो है आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। कौन सा? पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन। कौन सा? अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर। ठीक है, देखिए पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है ना, कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर बड़ा है इसलिए पूरे विश्व में प्रशांत महासागर ही ऐसा महासागर है जिसकी गहराई भी सबसे ज्यादा है। क्या है? गहराई भी सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा गहराई है यानी डीपेस्ट पॉइंट है ना, सबसे गहराई वाला जो बिंदु है, जो जगह है, उसे बोलते हैं मरियाना ट्रेंच। याद रखिएगा प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच है जो सबसे गहराई पे है, लगभग जो है कि 11 किलोमीटर की गहराई में है। बात क्लियर होगी। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर की सबसे गहराई वाला बिंदु कौन सा है? वो है मरियाना ट्रेंच है ना, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। आपको ये बात याद रखना है प्रशांत महासागर से। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर है ना। अगर मैप के थ्रू आपको दिखाऊं तो मैं एक अलग से साइड में यहाँ पे मैप ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिएगा कि देखिए जो आपको साइड में सपोज करिए कि पूरा हमारा एक वर्ल्ड है, विश्व है, तो विश्व के बीचों बीच में कौन सी रेखा गई हुई है? तो इक्वेटर है ना, इक्वेटर लाइन यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। बात क्लियर। तो इस भूमध्य रेखा जो गई हुई है, ध्यान सुनिए, तो ये जो भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा है, ये पूरे विश्व है ना, ये पूरा विश्व है, पूरे विश्व को ध्यान सुनिए। यहाँ पे है, देखिए यह हमारा पे इंडिया अगर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ तो इंडिया के दूसरे साइड ये वाला छोर और ये वाला छोर क्या है? प्रशांत महासागर है। अब आप देख रहे हो कि कैसे दोनों छोर पे प्रशांत महासागर है। तो देखिए ये मैप है, पृथ्वी गोल है। जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो पृथ्वी गोल को न पढ़ के उसको खोल के पढ़ते हैं। क्या करते हैं? खोल के पढ़ते हैं। जैसे सपोज करिए कि देखिए मेरा हाथ समझिए कि मान लीजिए कि हाथ जो है कि ऐसे ये गोल है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसे पढ़ना हो तो देखिए आपको दिख रहा होगा 2
अंगूठा यहाँ पे पास में है, गोल है, तो अगर मैं इसे खोलूं तो देखिए दोनों अंगूठा दोनों तरफ चले गए, यानी ये दूर दूर हो गए। ऐसे ही हम लोग पृथ्वी को पढ़ते हैं। तो पृथ्वी का ये अंगूठा समझिए कि एक पैसिफिक ओशियन है, तो दूसरा वाला ये है, क्योंकि जुड़ा हुआ है एक ही साथ। तो अलग अलग मैप में यानी ग्लोब में ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैप में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग पैसिफिक ओशियन है। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बाद यहीं पे आता है एक अटलांटिक ओशियन। कौन सा? अटलांटिक ओशियन। इसके पास में ही अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन देखोगे तो आपको देखने में एस आकार का दिखाई देगा। किस आकार का? एस आकार का। तो याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा महासागर है जो एस आकार का है, वो है अटलांटिक ओशियन, है ना। कौन सा? अटलांटिक ओशियन। अब एस आकार का है तो सपोज करिए, ध्यान सुनिए, देखिए ये एस आकार है। अब बताइए, मान लीजिए कि सपोज करिए कि आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो। क्या कर रहे हो? गाड़ी चला रहे हो। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो क्या आपको यहाँ पे जो गाड़ी है क्या वो दिखाई देगी? नहीं देगी। अगर आप यहाँ पे है और यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है तो आपको दिखाई देगी? नहीं देगी। समझिए कि मोड़ है। ये एस आकार का जो सागर है, अटलांटिक सागर है ना, अटलांटिक जो महासागर है वो एस आकार का है। तो ये ऐसे एस आकार का है अटलांटिक, और दूसरा सबसे बड़ा है, और ये क्या है? एक अंधा मोड़ की तरह है, इसलिए इस सागर को बोलते हैं अंध महासागर। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? अंध महासागर, है ना, अंध महासागर। तो पूछा जाए कि बताइए अंध महासागर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा अटलांटिक को। किसको? अटलांटिक को। इस आकार की सागर कौन सा है ना, यानी कौन सा जो महासागर है वो इस आकार का होता है? आपका अटलांटिक ओशियन। बात क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। तो आपको तीन चीज याद रखना है। क्या क्या? कि अटलांटिक को अंध महासागर भी बोलते हैं और यह इस आकार की है। क्लियर? अब समझिए, तो पहला सबसे बड़ा ओशियन कौन सा था? तो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? अटलांटिक। और तीसरा सबसे बड़ा है इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन जो है कि देखिए ये इंडिया है, इंडिया के नीचे वाला जो पार्ट है पूरा ये है ना, ये इंडियन ओशियन है। तो तीसरा सबसे बड़ा ओशियन यानी महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। अब हिंद महासागर में भी एक सबसे ज्यादा गहराई वाला पॉइंट है जिसे कहते हैं सुंडा ट्रेंच। कौन सा? सुंडा ट्रेंच, है ना। हिंद महासागर में एक सबसे ज्यादा गहरा वाला पॉइंट है जिसे बोलते हैं सुंडा ट्रेंच। याद रखिएगा, सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच की गहराई जो है कि लगभग जो है कि 7.5 किलोमीटर है। कितना? 7.5 किलोमीटर है ना, 7.5 किलोमीटर इसकी गहराई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए ओवरऑल कि सबसे ज्यादा कौन से महासागर में सबसे ज्यादा गहराई है, तो आपका प्रशांत महासागर में। कौन सा बिंदु है सबसे ज्यादा गहराई पर? तो मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई जो है कि लगभग 11 किलोमीटर है। इंडियन ओशियन में सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? तो याद रखिएगा सुंडा ट्रेंच, लगभग 7.5 किलोमीटर। इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है, महासागर है, जिसे देश के नाम पर रखा गया है। ये भी बात याद रखिएगा। पूछा जाए कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसे किसी देश के नाम पर रखा गया है, वो सिर्फ आपका इंडियन ओशियन है। तो बात क्लियर हुई। हम लोगों ने 3 ओशियन देखा, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। तो सबसे दोनों साइड क्या है? दोनों साइड समझिए पैसिफिक है, उसके बाद इस आकार का अटलांटिक है जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, और अटलांटिक के बाद आपका इंडियन ओशियन है। तो ये 3 ओशियन हो गया। अब चौथा ओशियन है ऊपर, आर्कटिक ओशियन। कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। तो ध्यान सुनिए, जो आर्कटिक ओशियन है ये सबसे छोटा ओशियन है। क्या है? सबसे छोटा ओशियन है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, लेकिन ऊपर देखिए, ऊपर होता है आर्कटिक और नीचे होता है अंटार्कटिक। देखिए नाम में गलती हो सकती है। बहुत सारे बच्चे महासागर में गलतियां क्या करते हैं कि 3 महासागर एक ही जैसे नाम से मिलते जुलते हैं। एक आर्कटिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक जो मैंने बताया, तीसरा अंटार्कटिक। कॉन्सेप्ट समझिए, आर्कटिक,
अटलांटिक जो एस आकार का है और नीचे अंटार्कटिक। याद रखिएगा, देखिए गलती यही होती है, आर्कटिक याद रखने का तरीका मैं समझाता हूं। देखिए नाम लिखा है अटलांटिक, अटलांटिक, अब लॉ शब्द आ रहा है तो बीच में आ रहा है ना अटलांटिक, देखिए लॉ आ रहा है अटलांटिक लॉ, तो समझ जाइएगा कि बीच वाला है, यानी अंध महासागर को बोलते हैं अटलांटिक। और आर्कटिक कहा जाएगा, आर्कटिक देखिए इसमें लॉ नहीं आ रहा है तो ऊपर है, और नीचे आ रहा है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक का मतलब अंदर, देखिए नाम सुनिए अंटार्कटिक यानी अंदर यानी नीचे। कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद रखेंगे, आर्कटिक ऊपर, ठीक है, बीच में अटलांटिक और नीचे अंटार्कटिक। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलिए अब मैंने आपको टोटल 5 ओशियन बता दिया जो कि बुक्स में है। अब समझिए इस बात को, सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा है अंटार्कटिक सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? अंटार्कटिक, है ना, अंटार्कटिक ओशियन है सबसे बड़ा। और 5वें नंबर पे आता है आर्कटिक ओशियन। लेकिन एक दिक्कत यही है, जो नीचे अंटार्कटिक ओशियन है ना, ये ओशियन है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भूगोलवेताओं ने क्या किया है, उसे ओशियन माना हुआ है। ऐसे मेन तो 4 ही ओशियन है। कितने हैं? मेन 4 ही ओशियन है, लेकिन मैंने बताया कि बहुत सारे बुक्स में 5 ओशियन दिया गया है। क्लियर? तो बात समझ में आ गई कि मेन 4 कौन सा है। तो याद रखिएगा कि मेन 4 जो है ऊपर ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे वाले को 5वें नंबर पे शामिल करोगे तो ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा आर्कटिक हो जाएगा। तो अब सब कुछ सुनिए, क्या क्या मैंने आपको चीजें बताया। सबसे पहले बताया सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा सबसे बड़ा जो है अंटार्कटिक, 5वां आर्कटिक। लेकिन कौन सा ऐसा ओशियन नहीं है? कौन ओशियन नहीं है? तो अंटार्कटिक ओशियन नहीं है रियल में, बल्कि इसे भूगोलवेताओं ने कहा कि नहीं ये भी ओशियन है, बट रियल में ये ओशियन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बर्फ ही जमा होता है ना, महासागर है ही नहीं, पूरा ये बर्फ ही वाला एरिया है, ठीक है। तो उन लोगों ने फिर भी कह दिया कि इसे ओशियन मान लिया जाए। तो बहुत सारे जो बुक्स में 5 ओशियन है मैंने वो भी समझा दिया, और 4 ओशियन क्यों है ये भी समझा दिया। अब आपने एक चीज देखा होगा कि जो ओशियन है ना, ओशियन है, इन ओशियन को भी बांटा गया है। जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन को, प्रशांत महासागर को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, यानी जो देखिए जो ये विषुवत रेखा आपको दिखाई दे रही है, विषुवत रेखा के ऊपर जो ओशियन है पैसिफिक वाला, उसे बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। ध्यान सुनिए, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर में जो महासागर है प्रशांत वाला, उसे बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है ना, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। और जो साउथ में है इसे बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर, यानी साउथ पैसिफिक ओशियन। क्लियर? तो ये हो गया 2। उसके बाद जो है कि प्रशांत महासागर का 2 आपने समझ लिया। उसके बाद आता है अटलांटिक। अटलांटिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, एक साउथ अटलांटिक ओशियन, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, है ना। तो ये आपने देखा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर टोटल 4 हो गए, है ना। 2 महासागर से कितने बना दिए गए? 4 बना दिए गए। ध्यान से सुनिएगा, 2 महासागर से कितने बन गए? 4 बन गए। अब कॉन्सेप्ट समझिए, अब टोटल गिनेंगे तो कितना महासागर आपको दिखाई देगा, सुनिए। उत्तरी महासागर, दक्षिणी महासागर, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर 4 हो गए। इंडियन ओशियन, आर्कटिक और अंटार्कटिक टोटल 7 हो गए। कितने हो गए? 7 हो गए। अब देखिए इसे बांटा गया तो 7 हो गए, इसीलिए एक गाना आया था 7 समुंदर पार, तो समझ में आ गया, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आगे। वही कॉन्सेप्ट, ये 7 समुंदर, जो 7 समुद्र का नाम लिया गया था, ये वही 7 ओशियन है, ठीक है। तो ये 7 ओशियन आपको समझ में आ गया, किस ओशियन को क्या कहते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं
ओशियन करेंट। आपने ओशियन तो समझ लिया, समुद्र समझ लिया, महासागर समझ लिया। अब समझते हैं कि उसमें जल की धाराएं, जल धाराएं कैसे चलती हैं। समुद्र है तो समुद्र में जो धाराएं हैं वो तो चलेंगी ना कहीं जाएंगी, वो कैसे चलती हैं। तो इसके लिए आपको दो चीजें समझना जरूरी है। एक ठंडी, है ना, एक ठंडी जलधारा। कौन सी समझना है? ठंडी जलधारा, ठीक है। और दूसरा समझना है गर्म जलधारा। क्या समझना है? गर्म जलधारा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठंडी को बोलते हैं कोल्ड। क्या बोलते हैं? कोल्ड करेंट, है ना। और दूसरा वार्म करेंट। दो पॉइंट्स याद रखिएगा, एक होता है कोल्ड करेंट यानी ठंडी जलधारा, दूसरा होता है वार्म करेंट यानी गर्म जलधारा, ठीक है। तो जो ओशियन करेंट है वो दो तरीके की होती है, एक तो ठंडी होती है, एक गर्म होती है। अब समझते हैं कि ठंडी जलधारा कैसी होती है, गर्म जलधारा कैसी होती है। देखिए, जब जल में धाराएं होती है ना, जैसे आपने खेत में पानी चलाते हैं तो देखते हैं ना, खेत में जब पानी चलता है तो धार के रूप में बहता, नहीं बोलते बहुत तेज धार से आ रहा है, तो वही धाराएं हैं। तो वो पानी जो ये ओशियन है, इसमें जो इनकी धाराएं चलती है, ये भी तो चलती हैं, ये भी मूवमेंट्स करती है, वेव होता है, तरंगे होती हैं इनमें भी। ये जब चलती है तो ये भी गर्म और ठंडी होती हैं। अब आप कहेंगे कि गर्म कैसे होती है, ठंडी कैसे होती है? समझिए, देखिए, जो जलधाराएं विषुवत रेखा के पास में होती है, ये सभी गर्म होती है। क्या होती है? सभी गर्म होती हैं। और जो विषुवत रेखा से दूर होती है वो ठंडी होती है ना। जो विषुवत रेखा के पास में होती है जल धाराएं वो गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? कि आपको पता है ना कि विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में आपका क्या पाया जाता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री साउथ में क्या होता है? मकर रेखा होती है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही जो है कि क्या होता है? सन की लाइटें पूर्ण रूप से पड़ती है, जिसके कारण ये पूरा एरिया गर्म हो जाता है। क्या होता है? पूरा एरिया गर्म हो जाता है। मैं बात करूं कि ये वाला जो एरिया है ना, इसका टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये पूरा एरिया जो समुद्र का एरिया है पूरा, है ना, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और सबसे कम यानी ऊपर जाएंगे धीरे धीरे तो ऊपर सूर्य की किरणें तो पड़ेंगी नहीं, तिरछी पड़ेंगी। तो जब ऊपर कम हो जाता है तो लगभग वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। तो समुद्र का जो टेम्परेचर है आपको समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां है? तो आपका देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और उसमें भी सबसे ज्यादा कहां है? तो विषुवत रेखा के करीब में, है ना। विषुवत रेखा के करीब में खूब ज्यादा टेम्परेचर है। खूब ज्यादा टेम्परेचर है तो बताइए, जब तापमान इसके ऊपर पड़ेगा, धूप की किरणें पड़ेंगी तो ये पानी यहाँ के आस जो समुद्र है, समुद्र का पानी गर्म होके कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। और जब गर्म होके ऊपर की तरफ जाएगा तो जहां से पानी वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है वो वाला एरिया खाली हो जाएगा और उस एरिया को पूरा करने के लिए अगल बगल से पानी आने लगेगा। क्या करेगा? साइड साइड से पानी आने लगेगा उस एरिया को पूरा करने के लिए। और जब वही साइड से पानी आएगा उसे ही बोलेंगे करेंट यानी जल धारा। क्या बोलेंगे? जल धारा। तो जब गर्म पानी आएगी यानी गर्म जलधारा जब एक जगह जाएंगी या कहीं से डायरेक्शन जाएंगी, दिशा में जाएंगी, उसे गर्म जलधारा यानी वार्म करंट बोलेंगे। और जो ठंडा वाटर होगा उसे क्या बोलेंगे? कोल्ड करंट बोलेंगे यानी ठंडी जल धारा। अब आप समझिए कि ये तो समझ में आ गया कि विषुवत रेखा के पास जो है कि गर्म होंगी और जो पोल है, ध्रुव से चलने वाली जो धाराएं होंगी वो कैसी होंगी? ठंडी होंगी। तो याद रखिएगा कि विषुवत रेखा से जो चलने वाली धाराएं हैं वो विषुवत रेखा से चल करके ध्रुव के तरफ जाती हैं और ध्रुव से चलने वाली जो धाराएं होती है वो विषुवत रेखा की तरफ आती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? अब समझिए, जो धाराएं विषुवत रेखा से निकल करके कहाँ जाएंगी? ध्रुव की तरफ जाएंगी, ध्रुव की तरफ जाएंगी, है ना। दो ध्रुव है ना, नॉर्थ और साउथ। तो ध्रुव की तरफ जाएंगी, ठीक है, तो इसे बोलेंगे
गर्म जल धारा। और जो धाराएं ध्रुव से लेकर के विषुवत रेखा तक आएंगी इसे बोलेंगे ठंडी जल धारा। क्या बोलेंगे? ठंडी जल धारा। अब समझिए कि जो ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के लगभग 10 डिग्री ऊपर यानी नॉर्थ में और 10 डिग्री नीचे, है ना। देखिए 10 डिग्री मान लेता हूँ, ये 10 डिग्री है ना, ऊपर और 10 डिग्री नीचे, है ना। 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, यहाँ पे कोई भी जल धारा उत्पन्न नहीं होती है ना। कोई भी जल धारा, पानी के अंदर कोई भी हलचल नहीं होता है, बिल्कुल शांत होती है, इसलिए यहाँ पे जलधारा उत्पन्न नहीं होती है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो पानी यानी जलधाराएं हैं कितने डिग्री तक उत्पन्न नहीं होती है, तो याद रखिएगा जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री जो साउथ है उसमें जलधाराएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में जलधाराएं उत्पन्न नहीं होती हैं। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जल धाराएं जो उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, अब यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी जल धाराएं हैं। ठीक है, और ये भी जानेंगे कौन सी ठंडी जलधारा होती है, कौन सी गर्म जलधारा होती है। तो इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको 3 चीजें पहले समझा देता हूं कि कौन कौन सा पढ़ना है। देखिए हमने ये समझा कि जितनी जलधाराएं होती हैं सब ओशियन में ही होगा, तो मेनली 3 ओशियन है ना। कौन कौन सा? बड़ा बड़ा मैंने बताया, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। तो इन्हीं 3 ओशियन में बनने वाली जितनी भी जलधाराएं हैं सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बात क्लियर होगी? पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन, 3 ओशियन में जो बनने वाली जलधाराएं हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आपको समझ में आ चुका होगा कि 3 ही पढ़ना है। कौन कौन सा? तो पहला है इंडियन ओशियन में पढ़ेंगे कि इंडियन ओशियन में कौन कौन सी करंट है या जलधाराएं हैं, ये पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे अटलांटिक। किसका पढ़ेंगे? अटलांटिक पढ़ेंगे। ठीक है, अटलांटिक पढ़ेंगे और अटलांटिक ओशियन में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा करंट है। और तीसरा पढ़ेंगे पैसिफिक। क्या पढ़ेंगे? पैसिफिक ओशियन का पढ़ेंगे। ठीक है, कि पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सा करंट है, क्या उनका नाम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंडियन ओशियन। क्या पढ़ेंगे? इंडियन ओशियन। उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दूंगा अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन। क्लियर? क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, इसका भी मुझे ध्यान रखना है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में कौन कौन सी जलधाराएं हैं, उनका नाम क्या है, पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझाऊंगा। समझिए और कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, याद रखिएगा। बस एक बात याद रखिएगा कि देखिए ठंडी जलधारा को समझिए ना कि सांस है। क्या है ये? सांस, है ना। ठंडी जलधारा सांस होती है। और गर्म जलधारा को समझिए बहू है। क्या है ये? बहू, है ना। सांस बहू आपने देखा होगा, सांस बहू। तो ऐसे ही ठंडी जो जलधारा है इसको समझिए कि सांस है, और गर्म जलधारा क्या है ये? तो बहू है। बस अब समझिए कि जब देखिए अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेरल। क्या नाम था? फेरल। ठीक है, फेरल वैज्ञानिक ने बताया था कि अगर विषुवत रेखा के उत्तर में, है ना, विषुवत रेखा के उत्तर में अगर कोई जलधारा उत्पन्न होगी, है ना, कोई जलधारा उत्पन्न होगी तो वो हमेशा क्लॉकवाइज जाएगी। किसका? क्लॉकवाइज जाएगी। ये पॉइंट याद रखिए कि बताया था फेरल ने कि अगर कोई जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, है ना, वो अगर नॉर्थ में उत्पन्न होती हैं तो वो हमेशा क्लॉकवाइज जाएंगी। किस वाइज? क्लॉकवाइज जाएंगी। अगर साउथ में होती हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी। किस में जाएंगी? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। अब इस बात को हम लोग फेरल का जो नियम है, फेरल का जो बताने का तरीका है, इसी फेरल के नियम का प्रयोग करके हम लोग सीखेंगे। तो बात आपको एक चीज समझ में आ गया कि जो ठंडी जलधाराएं हैं वो कौन है? सांस। और जो गर्म जलधाराएं वो है बहू। बात क्लियर? चलिए
अब देखिए गर्म जल धाराएं यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे गर्मी होगी वही न वाष्प बन के पानी ऊपर जाएगा। जब वाष्प बन के पानी ऊपर जाएगा तो अगल बगल से पानी आएगी, उस जगह को पूरा करने के लिए एक प्रकार की जल धाराएं चलेंगी। तो समझिए, अब देखिए यहाँ पे जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। अब समझिए, पहले नॉर्थ वाला पढ़ लेते हैं, फिर साउथ का पढ़ लेंगे। क्लियर? चलिए, नॉर्थ में यहाँ से जलधारा उत्पन्न होती है ऐसे। देखिए, मैंने अभी आपको समझाया कि नॉर्थ में अगर जलधारा उत्पन्न होंगी तो क्या होंगी, क्लॉकवाइज चलेंगी। तो देखिए ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर साउथ में होंगी तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। देख रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब देखिए, अब ये विषुवत रेखा है। क्या है ये? विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में तो कोई भी करंट उत्पन्न नहीं होता है ना, कोई भी जलधाराएं होती ही नहीं है। तो समझिए कि 10 डिग्री से ऊपर का है ये, 10 डिग्री से ऊपर ये अगर जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन विषुवत रेखा से उत्तर में उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। कौन सा? उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। याद रखिएगा, पहला नंबर ये लिख देता हूं, 1 नंबर। अभी मैं यहाँ पे 1 नंबर का नाम लिख देता हूं। 1 नंबर वाला जो जलधारा है उसका नाम क्या होगा? उत्तर या उत्तरी, है ना, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। क्या नाम होगा? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, यानी नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट। अब बताइए कहाँ से उत्पन्न हुआ है? यह आपको दिख रहा है कि जो पूरा ये वाला एरिया है ये गर्मी वाला एरिया है, यानी विषुवत रेखा के जस्ट पास से ही उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये गर्म जलधारा यानी बहू। अब देखिए, जैसे ये बहू निकली यानी गर्म जलधाराएं निकली एकदम गुस्से से, है ना, गुस्सा समझते हैं, गुस्से से एकदम, जैसे गुस्से से निकली तो यहाँ पे एक जगह है ना, द्वीप है, सोमालिया द्वीप। कौन सा द्वीप है? सोमालिया द्वीप। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक द्वीप है, सोमालिया द्वीप, है ना। कौन सा द्वीप है? अब मैं यहाँ पे हर एक चीज नहीं लिख पाऊंगा, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे है सोमालिया द्वीप। जैसे यहाँ से उत्तरी विषुवत रेखीय जो जलधाराएं हैं निकली, यानी गर्म बहू निकली तुरंत और इससे टकरा गई। क्या हो गई? सोमालिया से टकराई। जैसे सोमालिया से टकराएगी आगे की तरफ ऐसे मुड़ गई। देखिए, टकराने के बाद तुरंत इसका डायरेक्शन ऐसे दिशा में हो गया, ये चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी एक जलधारा ये बनेगी दूसरा, तो सोमालिया है, इसलिए सोमालिया से टकराई थी, इसलिए इसका नाम सुमेरु की जलधारा या सोमालिया की जलधारा। याद रखिएगा, दूसरा कौन सी जलधारा है? तो सोमेरु, है ना, सोमेरु की जलधारा, सुमेरु की जलधारा या सोमालिया की जलधारा। क्या होगी? सोमालिया की जलधारा। और यही जलधारा आगे जाती है तो ये भारत में प्रवेश कर जाती है। दिख रहा ना, ये गुजरात वाला एरिया, यहाँ से प्रवेश करके, है ना, पूरा साउथ इंडिया की तरफ से मुंबई वाले एरिया से प्रवेश कर जाती है भारत में, और यही मानसून का रूप ले लेती हैं और भारत में वर्षा कराती है। बात क्लियर हो गई? तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट यानी उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहाँ से टकराकर? सोमालिया द्वीप से टकरा करके आगे की तरफ चली जाती है। और देखिए, जब आगे की तरफ जाती है तो इसका नाम जो है कि सुमेरु जलधारा या सोमालिया की जलधारा। तो 1 नंबर कौन सा जलधारा है? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। 2 नंबर है सोमालिया की जलधारा या सुमेरु जलधारा। अब आप देखिए, अब ये जलधारा कहाँ से जा रही है? विषुवत रेखा के पास से जा रही है, इसलिए गर्म होंगी, और यही जलधारा आगे गई है तो ये भी क्या होंगी? गर्म होंगी। यानी पहले नंबर और दूसरे नंबर की जलधारा कौन सी है? तो गर्म है। क्या है ये? गर्म है। आपको समझ में आ गया? दोनों, यानी जो बहू है ये ऊपर नॉर्थ में इंडियन ओशन में क्या है, इसकी गर्मी ज्यादा है और जिसके कारण बारिश करा देती है। ठीक है, अब देखिए नीचे आते हैं साउथ वाले में। तो साउथ वाले में ये देखिए, इसको बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करेंट, है ना, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। क्या बोलते हैं?
3 नंबर को दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। आप नाम नोट करते चलिएगा जैसे मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए ये दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा जब आगे की तरफ चलती है तो बताइए ये भी गर्म होगी कि ठंडी? गर्म होगी। क्यों? विषुवत रेखा से उत्पन्न हुई, यानी बहू निकल चुकी है। अब देखिए बहू ऐसी होती है, सब खचड़ा टाइप की है ना, आने के बाद घर में भगदड़ हो जाता है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है। जैसे निकली एकदम गर्म है ना, गर्म दिमाग से निकला, और जैसे निकला आगे की तरफ, जैसे आगे की तरफ गई तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे ये एक द्वीप है मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर द्वीप। कौन सा द्वीप? मेडागास्कर आइसलैंड है। मेडागास्कर से टकरा जाती है। क्या होती है? आगे जैसे बढ़ती है मेडागास्कर से टकरा जाती है। जैसे आई इधर से गर्म होते हुए, और ये कहाँ से टकरा गई? मेडागास्कर से टकरा जाती है। किससे? मेडागास्कर से टकरा जाती है। और मेडागास्कर से टकराने के बाद ये 2 भागों में बट जाती है, एक मेडागास्कर के दूसरे हिस्से से और एक मेडागास्कर के दूसरे हिस्से से निकल जाती है। देखिए मेडागास्कर के दूसरे हिस्से से एक निकल जाती है, एक ऊपर से और एक नीचे से। अब देखिए जो मेडागास्कर के ऊपर से निकल जाती है तो ये यहाँ पे एक जगह है मोजाम्बिक। कौन सा जगह है? मोजाम्बिक, है ना। तो मोजाम्बिक वाले जो एरिया से एक चली जाती है जलधाराएं, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक की जलधारा। कौन सी? मोजाम्बिक की जलधारा, है ना। जो मोजाम्बिक की तरफ से चली जाती है इस जलधारा को बोलते हैं मोजाम्बिक की जलधारा। क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक की जलधारा। और जो मेडागास्कर के नीचे वाले एरिया से चली जाती है उस धारा को बोलते हैं मेडागास्कर की जलधारा, मेडागास्कर करंट। अब बताइए पूरा गर्म आ रहा है कि नहीं? ये पूरा बहू आ रही थी, यहां से टकरा के 2 भागों में बट गई। बटने के बाद ये भी क्या है? अभी भी गर्मी है ना। ये भी क्या है? गर्म है। यानी मेडागास्कर की जो जलधारा है वो भी गर्म है, और मोजाम्बिक की जो जलधारा है वो भी गर्म है ना। किससे टकरा के अलग हुई है? तो मेडागास्कर से। मेडागास्कर से टकराकर अलग अलग हो चुकी है 2 पार्टों में। कौन सी धारा? तो दक्षिणी विषुवत-रेखीय जल धारा, जो कि गर्म थी, है ना, बहुत ज्यादा अलग हो गई। अब जैसे आगे की तरफ जाती है तो फिर से एक हो जाती है, दोनों क्या होती है? जलधारा फिर से एक हो जाती है, और एक जैसे ही जलधारा होती है इसका नाम होता है अलगुहास की धारा, है ना। अलगुहास की धारा याद रखिएगा, अलगुहास की जलधारा भी बोल सकते हैं। तो अलगुहास की जलधारा क्या हो जाती है? अलगुहास की धारा। तो देखिए दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा निकली, मेडागास्कर से टकराकर 2 भागों में, एक मोजाम्बिक की तरफ चली गई, एक मेडागास्कर के नीचे की तरफ चली गई। जो मोजाम्बिक की तरफ चली गई उसे बोलते हैं मोजाम्बिक की जलधारा, और जो मेडागास्कर के नीचे से चली गई उसे बोलते हैं मेडागास्कर की जलधारा। और जैसे ये आगे बढ़ी दोनों फिर से एक हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं अलगुहास की जलधारा। क्या बोलते हैं? अलगुहास की जलधारा। ये दोनों एक हो गई, अलगुहास की जलधारा। अब देखिए पूरा क्या थी? ये गर्म जलधारा थी, लेकिन इसी बीच में बहुत बड़ा लफड़ा होता है कि बहुत तेज गर्म जलधारा आ तो रही है, इसी बीच में यहाँ पे कोल्ड करेंट यानी सांस दूसरे साइड से आकर के टक्कर देती है, फटाक से क्या करती है? टक्कर देती है। अब देखिए कुछ भी हो, घर में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन हमेशा वर्चस्व किसका होता है? सांस। तो देखिए कोल्ड करंट का यहाँ पे पावर ज्यादा है ना। ठंडी वाली जलधारा का पावर ज्यादा है, सांस का पावर ज्यादा है। इधर से आने के बाद भी जैसे ये टकराई है ना, ये क्या होगी? ये एक करंट आके टकरा गई। मैं आगे समझाऊंगा, जब ये अटलांटिक पढ़ाऊंगा तब इस करंट का नाम बताऊंगा। तो देखिए ये धारा जो कि आके टकरा गई, और जैसे ये धारा क्या है? ठंडी जलधारा है। अब इसकी पूरी गर्मी उतर गई। क्या होगी? पूरी गर्मी इसकी शांत हो गया, और तुरंत ये अपना डायरेक्शन चेंज क्या कर दी? डायरेक्शन चेंज। अब देखिए ये डायरेक्शन चेंज हो गया, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ये आई इधर से धक्का दी, कौन? कोल्ड करंट यानी सांस, और इसका चेंज हो गया पूरा डायरेक्शन बहू का, जो कि अब देखिए ये ठंडी जलधारा थी, कौन सी? सांस वाली, यानी कोल्ड करंट थी। ये कोल्ड करंट जो है कि जैसे टकराई, तो टकराने के बाद अपने पूरा ठंडी दे दी उसको, और ये बेचारी हो गई ठंडी। ये क्या हो गई? ठंडी। ये ठंडी जलधारा हो गई। कैसी? ठंडी जलधारा। तो अब देखिए ये किस ओशियन में है? हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ओशियन। किस ओशियन का पढ़ रहे हैं? इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में ये विषुवत रेखा के किस डायरेक्शन में है? तो साउथ में। तो इस जलधारा का नाम क्या बोलेंगे? इस जलधारा का नाम कि
दक्षिणी है ना, साउथ में है तो दक्षिणी, दक्षिणी और किसका है, इंडियन का है तो दक्षिणी हिंद है ना, दक्षिणी हिंद, इंडियन को हिंद। अब देखिए दक्षिणी हिंद और दक्षिणी हिंद इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी हिंद प्रवाह। क्या नाम होगा, दक्षिणी हिंद प्रवाह है ना, साउथ विंड ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह इसका नाम क्या हो गया, दक्षिणी हिंद प्रवाह। अब जैसे आगे की तरफ बढ़ी है ना, डायरेक्शन इसका चेंज हुआ, ठीक है। अभी मैंने बताया था हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी साउथ में, तो डायरेक्शन इसका चेंज हो गया। अब जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ तो आगे जाएगी, आगे देखिए क्या है, ठंडी हो गई। क्या हो गई, दक्षिणी हिंद प्रवाह जो क्या होती है, ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ठंडी जलधारा आके टकरा गई और जैसे टकराई उसका डायरेक्शन चेंज, और जैसे डायरेक्शन चेंज हो गया ठंडी जलधारा हो गई। ये जलधारा कैसी हो गई, ठंडी हो गई। और ठंडी होने के बाद जैसे आगे बढ़ी तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया, अब ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उस साइड पूरब है और इस साइड पश्चिम है ना, उस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है। तो वेस्ट से होते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से निकल जाती है, फिर से ऐसे क्या होती है, ये निकल जाती है। और जैसे आगे की तरफ निकल जाती है तो ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से निकल जाती है जलधारा, इसलिए इस जलधारा का नाम क्या है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, याद रखिएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। अब बताइए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी होंगी, तो ठंडी होंगी। क्यों ठंडी होंगी, आपको समझ में आ गया कि यहाँ से ठंडी जलधारा टकराई थी जिसके कारण ये पूरा गर्मी इसका खत्म हो गया, जिसके कारण ये ठंडी हो गई। और यही ठंडी जलधारा जो है ऑस्ट्रेलिया से निकली, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से निकली, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। अब ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी है, ठंडी है। और देखिए जो धाराएं ठंडी होती हैं वो कभी भी बारिश नहीं कराती हैं, जो धाराएं ठंडी होती हैं वो कभी भी बारिश नहीं कराती हैं, जिसके कारण ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम वाला भाग, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम वाला भाग जो मरुस्थल बन चुका है ना, क्या बन चुका है, मरुस्थल बन चुका है, डिजर्ट बन चुका है, यहाँ पे बारिश नहीं होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो राजस्थान वाला एरिया है यहाँ भी डिजर्ट बन चुका है। क्यों डिजर्ट बन चुका है, समझिए कि जब ये जलधाराएं चलती है गर्म वाली तो ये टकराने के बाद है ना, सोमालिया से टकराने के बाद सुमेरु जलधारा हो जाती है या सोमालिया की जलधारा, और जैसे धीरे धीरे ऊपर जाती है तो इसकी गर्मी शांत होने लगती है और जिसके कारण ये पहले ही राजस्थान पड़ जाता है, जिसके कारण राजस्थान वाले एरिया में भी और ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या पड़ गया है, तो डिजर्ट यानी मरुस्थल हो चुका है। ऐसे ही और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी डिजर्ट हो गया, समझिए यहाँ पे क्या हो गया, डिजर्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आपको दिखेगा अफ्रीका में भी डिजर्ट, ये आगे चल के बताऊंगा कि अफ्रीका में कौन कौन सा डिजर्ट बना, ये सब समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो जलधाराएं ठंडी होंगी वो बारिश नहीं कराएंगी, जिस एरिया में बारिश नहीं होगा वहां पे क्या होगी, डिजर्ट हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से निकली तो इसलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा हो गई। और पुनः यही प्रक्रिया बार बार रिवीजन करती रहती है, ऐसे ही चलता रहता है प्रोसेस। यानी इंडियन ओशियन में टोटल आपको जितना करेंट्स मैंने पढ़ाया इतना ही जलधाराएं आपको पढ़ना है। एक बार फास्ट रिवीजन कराता हूं, समझ जाइए कि इंडियन ओशियन में कौन कौन सी जलधारा है। तो देखिए इंडियन ओशियन के विषुवत रेखा के ऊपर में एक जलधारा है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, जो निकलती है, निकलने के बाद जो है कि टकराती है सोमालिया से, सोमालिया से टकराने के बाद सुमेरु की जलधारा या सोमालिया की जलधारा हो जाती है और वही जलधारा यूपी मतलब कि हमारे भारत में आकर वर्षा करा देती है, ये वाली जलधारा जो मानसून का रूप ले लेती है। उसके बाद विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा जो क्या करती है, जैसे आगे जाती है मेडागास्कर द्वीप से टकरा जाती है और टकराने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, एक मोजाम्बिक की तरफ चला जाता है और दूसरा मेडागास्कर की तरफ चला जाता है। तो जो मोजाम्बिक की तरफ जाती है जलधारा है उसे मोजाम्बिक की जलधारा कहते हैं, जो मेडागास्कर की तरफ से नीचे से निकल जाती है उसे मेडागास्कर की जलधारा कहते हैं। दोनों ये धाराएं आगे जाके मिल जाती है जिसे क्या बोलते हैं, अलगुहास की धारा। क्या बोलते हैं, अलगुहास की धारा। और इस अलगुहास
उद्वास की धारा से एक ठंडी जलधारा आके टकरा जाती है और उसका डायरेक्शन ही चेंज कर देती है और अपनी ठंडी उसमें ट्रांसफर कर देती है, तो हो जाती है ठंडी जलधारा। और ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो दक्षिणी हिंद प्रवाह। दक्षिणी, क्योंकि देखिए ये दक्षिण में है तो दक्षिणी और हिंद महासागर में है, इसलिए दक्षिणी हिंद प्रवाह। और यही दक्षिणी हिंद प्रवाह आगे जाती है तो ऑस्ट्रेलिया से फिर मुड़ जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से निकल जाती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। क्या होती है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और ये आपने देखा कि दोनों जलधाराएं ठंडी थी। तो नहीं, पूरा इंडियन ओशियन में सिर्फ दो ही ऐसी जलधारा है जो ठंडी है। कौन कौन सा? तो देखिए, दक्षिण हिंद प्रवाह और ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। दक्षिण हिंद प्रवाह और ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, यही दोनों क्या है? ठंडी है। इन ठंडी होने के कारण जो है कि ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी वाला जो इलाका है ये वाला पूरा मरुस्थल है। क्या है? पूरा मरुस्थल है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंडियन ओशियन की जलधाराएं पूरी कंप्लीट हो गई। आप जो है कि इसको अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए और पूरा बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ा दूंगा कि अटलांटिक ओशियन में कौन कौन सा करंट है और पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सा करंट है। पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से मैप के थ्रू मैं चीजें आपको समझाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।